हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। और यही वो दवाएं हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं यही दवाएं सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं डेली लाइफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि हर बार पूछा ही जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनाल्जेसिक। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधे इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता उठा के। 2023 वालों के साथ, ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है। एनाल्जेसिक बच्चे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं। तो एनाल्जेसिक आर दोज सब्सटेंसेज या दोज ड्रग्स विच रेड्यूस पेन। वो दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं, पेन को, दर्द को कम करती हैं। समझ रहे, दर्द के निवारण के लिए, दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। लेकिन ये वो दवाएं होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। जैसे कि आप पैरासीटामोल भी देते हैं तो वो नर्वस सिस्टम पे तो काम नहीं करती। दर्द को, थोड़ा बहुत दर्द है, मॉडरेट दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन वो नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करती हैं तो उसको एनाल्जेसिक नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एनाल्जेसिक में उन कैटेगरी के दवाओं को हम लोग लाते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और दर्द को कम करती हैं, तो वो होती हैं एनाल्जेसिक, ठीक है ना। एनाल्जेसिक आर पेन किलर्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम ओपियोइड। और एनाल्जेसिक वो पेन किलर्स होती हैं, यानी वो दर्द की दवा होती हैं। पेन किलर मतलब पेन को मार देने वाली, पेन को खत्म करने वाली, दर्द को खत्म करने वाली, जो कि ओपियोइड से मिलती हैं। आपने सुना होगा अफीम, अफीम सुना होगा ना, ओपियोइड उसी को बोला जाता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं, तो आदमी को दर्द का एहसास खत्म होता है। समझ रहे हैं ना, वो दर्द को असल में ठीक नहीं करती है, बल्कि सिर्फ दर्द का जो एहसास है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। और क्या है, दे रेड्यूस पेन विदाउट डिस्टर्बिंग अदर सेंसरी फंक्शंस। और ये क्या कह रहे हैं कि ये वो दवाएं होती है एनाल्जेसिक में, जो एनाल्जेसिक वाली जो दवाएं होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम तो करती हैं, लेकिन जो दूसरे बहुत सारे क्या सेंसरी फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए देखना है तो आदमी को दिखेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही आदमी क्या है, और जैसे कि मान लीजिए और सेंसरी ऑर्गन, आदमी सूंघता है तो चीज़ों को तो सूंघ पाएगा, सुनता है तो सुन पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जो सेंसरी और दूसरे सेंसरी फंक्शंस हैं उसको ये डिस्टर्ब नहीं करती हैं और आदमी को अनकॉन्शियस नहीं करती हैं, आदमी को क्या है, बेहोश नहीं करती। हालांकि बहुत सारी दवाएं आती हैं जो बेहोश करने के लिए, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो एनाल्जेसिक वाली हैं जो दर्द के लिए दी जाती हैं तो वो आदमी को बेहोश भी नहीं करेंगी, ठीक है ना, आदमी अनकॉन्शियस नहीं होगा। अब इनकी क्लासिफिकेशन तो क्या, इसमें हमको सिर्फ ओपियोइड वाला ही पढ़ना है, तो इसमें आता है आपका मॉर्फिन एनालॉग। क्या आता है, मॉर्फिन एनालॉग, यही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन हो गया, डाईमॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, जो आपके एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है ना। दे आर पोटेंट एनाल्जेसिक। मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। जो मॉर्फिन है उसको गोल्ड स्टैंडर्ड यानी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है इस काम के लिए, यानी सीवियर पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। अब ये कि इस टाइम पे ना बहुत सारी क्या है, सिंथेटिक दवाएं भी आ गई हैं, उसमें जैसे ट्रामाडोल खूब ज़्यादा चलती है, समझ रहे हैं ना, पैनाडोल करके। तो कई सारी अब दवाएं आ गई हैं मार्केट में जो कि मतलब क्या है, ओपियोइड तो नहीं है लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके जैसा मिलता जुलता है, समझ रहे हैं ना। सिंथेटिक दवाएं हैं जो मतलब क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि उनको लेबोरेटरी के अंदर बना लिया गया है। तो बहुत सारी दवाएं आ गई हैं एनाल्जेसिक में, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, ये एक्शन आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि ये दवाएं क्या करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे दिया है। तो क्या कहते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी काम करती हैं। तो एक तो क्या होता है, एनाल्जेसिया करती हैं यानी पेन को रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है ना। और कहता है यूफोरिया होता है, ये दवा अगर कोई खाता है उससे क्या होगा, यूफोरिया होगा। उसका मतलब ये है कि फीलिंग ऑफ एक्साइटेशन एंड हैप्पीनेस, आदमी के अंदर क्या होगा, हैप्पीनेस आता है और क्या एक्साइटमेंट आ जाता है, ठीक है ना। इनको खाने के बाद आदमी एक्साइटेड होता है और हैप्पीनेस आता है। बहुत सारे लोग ड्रग लेते हैं ना तो वो यही सब दवाएं लेते हैं और इसकी वजह से नींद भी आएगी और इसकी वजह से ना क्या होता है, उल्टी भी आ सकती है। इसलिए कि जो कीमो रिसेप्टर जोन होता है उसको ये ट्रिगर कर देता है। हमारे मेडुला के अंदर एक, समझ लीजिए कि एक जगह है जो मतलब हमारे वोमिटिंग को कंट्रोल करता है, तो ये उसको क्या स्टिमुलेट कर देता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो उल्टी आ सकती है और क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है इसकी वजह से। यानी जो हम सांस वगैरह लेते हैं ना, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या डिस्टर्ब हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है।
ठीक है ना, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वगैरह आपने पढ़ा था तो वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। और क्या ये एंटीटसिव के तौर पे भी यूज करते हैं इसको। एंटीटसिव क्या है, दो चीजें होती हैं, खांसी आती है, एक आती है आपको खांसी सूखी, एक होती है गीली खांसी। गीली खांसी मतलब जिसमें अंदर कफ निकलता है, यानी क्या कहते हैं बलगम निकलता है, जिसको प्लेग में बोलते हैं, तो वो कफ निकलता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्टिव कफ। और एक ऐसा होता है जिसमें कोई बलगम वगैरह नहीं निकलता, उसको बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ। क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो प्रोडक्टिव कफ के लिए जो दवाएं यूज होती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। प्रोडक्टिव कफ के लिए जो दवाएं यूज होती है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए जो दवाएं यूज होती है उसको बोलते हैं एंटीटसिव। क्या बोलते हैं, एंटीटसिव। ये खांसी के जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्सेस आते हैं उसको दबा देता है। यानी यहाँ पे जैसे मान लीजिए खुजली सी हो रही है, कोई मान लीजिए क्या कहते हैं एलर्जी वगैरह हो गई, उसकी वजह से बार बार क्या है मतलब खांसी के रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, तो ये उसको दबा देता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन ये कब देंगे, नॉन प्रोडक्टिव कफ में, जिसमें बलगम न निकालना हो। और जो जिसमें बलगम आता है तो उसमें दवा ऐसी देते हैं जो और ज़्यादा खांसी लाए और बलगम को बाहर निकाले। उसमें म्यूकोलाइट भी यूज़ होते हैं, जो वहाँ पे बलगम वगैरह जम रहा है फेफड़ों के अंदर और उसके जो ट्रेकिया के अंदर, उसको निकाल के वो बाहर करते हैं। म्यूकोलाइट उसको क्या तरीके से समझिए, कहते काटते हैं, समझ रहे हैं, उसको काट के बाहर निकालते हैं। और इनका जीआईटी के ऊपर भी इनका एक्शन होता है, समझ रहे हैं, जीआईटी के ऊपर भी एक्शन होता है। वहाँ कॉन्स्टिपेशन करते हैं हमारे ये, अगर कोई मतलब इनको लेता है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम कर देते हैं। तो डायरिया के पेशेंट को ये दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसका डायरिया जिसको है तो उसको देंगे तो फायदा होगा। और क्या वेसोडाइलेशन कर देते हैं ये। और क्या बाइल डक्ट के अंदर दर्द हो सकता है इनकी वजह से। और यूरिनरी अर्जेंसी, आदमी को पेशाब लगेगा जल्दी से, ठीक है ना, ऐसा लगेगा बहुत पेशाब लगा, पेशाब करने जाएगा पता चला कि वो उसको उतर ही नहीं रहा है, समझ रहे ना। तो उसी को बोलते हैं डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। पेशाब उतर नहीं लेकिन लगेगा उसको ऐसे कि मुझे बहुत तेज क्या है पेशाब लगा हुआ है, और करने जा रहा है तो उतर ही नहीं रहा। और क्या, अगर ये कोई दवा ले लेता है तो उससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग्स लेबर, यानी ये कि जैसे बच्चे के पैदा होने का जो टाइम होता है, जो डिलीवरी का टाइम है ना, वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। वो बच्चा क्या है, क्योंकि ये वहां जाएगा तो कॉन्ट्रेक्शन को रोक देगा, समझ रहे हैं ना। ये दवा क्या करेगी, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन को रोक देगी। जो ओपियोइड वाली दवाएं हैं, समझ रहे, ओपियोइड वाली दवाएं अगर आपने किसी ऐसे महिला को दे दिया जिसके मतलब क्या है अभी मतलब जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, समझ रहे, लास्ट टाइम चल रहा, उसमें आपने उसको ये दवा दे दी, तो क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, रिलैक्सेशन हो रहा था, तो वो बच्चे को पुश आउट करता है, बाहर निकलवाता है, डिलीवरी आसानी से हो जाती है। उसको लेबर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेबर, यानी बच्चा जो बाहर आता है उसको लेबर बोलते हैं। तो जब ये अगर ये कोई दवा ले लेती है कोई महिला, आप दे देते हैं किसी को, तो फिर क्या होगा, जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस के अंदर वो रुक जाएगा, तो बच्चा बाहर आसानी से नहीं आएगा। उसी को कह रहे हैं प्रोलॉन्ग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, दिक्कत भी होगी, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या क्या है, मतलब कब इसको यूज करते हैं, जो एनाल्जेसिक दवाएं हैं, ठीक है ना। तो एनाल्जेसिया के लिए, यानी दर्द के निवारण के लिए, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। ये टर्म में भी इसको पूछा जा सकता है कि एनाल्जेसिया क्या होता है। तो क्या कहते हैं, एनाल्जेसिया मतलब दर्द को ट्रीट करना, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। तो एनाल्जेसिया के तौर पर इन दवाओं को यूज किया जाता है। और ये क्या है, सीवियर पेन, यानी ज़्यादा पेन है, दर्द है, तब थोड़ा बहुत पेन है तो उसमें आप क्या कहते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनसे काम चला सकते हैं। और क्या है, इनको हम लोग यूज करते हैं, डायरिया में यूज कर सकते हैं। ऐसे क्या है, दे आर यूज टू रिलीफ नॉन प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ को, यानी जो सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ है, उसमें इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक मेन टॉपिक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एक होता है स्टेरॉइड वाली दवाएं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, उसी के अगेंस्ट क्या है, नॉन स्टेरॉइडल जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, ठीक है ना। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन को भी ये दूर करती हैं। क्या है, इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। वो दवाएं जो कि इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए और माइल्ड टू मॉडरेट, थोड़ा बहुत दर्द है या थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं, और फीवर को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं, वो सब आती हैं किसके अंदर, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर, ठीक है ना। वो सब किस में आती हैं, इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर आती हैं। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, हो सकता है एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इन्फ्लामेशन एक ऐसी कंडीशन होती है बॉडी के अंदर जिसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है, समझ रहे हैं ना, किसी एरिया के अंदर सूजन हो गया या बॉडी के अंदर सूजन हो गया, या तो क्या होता है सेल के अंदर, जो हमारे सेल हैं
उनके अंदर सूजन हो जा रहा है और उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, उनके सेल मेम्ब्रेन में क्या है, कोई डिस्टर्बेंस आ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो उसकी वजह से रेडनेस हो सकता है, बदन क्या होता है हमारा गर्म हो जाता है। ये सारी चीजें हो सकता है कि सब एक साथ भी हो और हो सकता है इसमें से कोई एक चीज भी हो, समझ रहे हैं ना। सिर्फ बदन हॉट हो गया, गर्म हो गया, किसी का फीवर में जैसा कि होता है, ठीक है ना, ऐसे दर्द होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, रेडनेस हो गया, क्या कहते हैं स्वेलन हो गया यानी सूजन हो गया, हॉट हो गया और क्या कहते हैं पेन हो गया, तो ये सब किसकी मतलब पहचान है, इन्फ्लामेशन। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन है। और ये क्यों हो सकता है, तो ये स्पेशली एज ए रिएक्शन टू इंजरी, कोई इंजरी हो रही है हमारे सेल को या फिर क्या हो रहा है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, यानी कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है बॉडी के अंदर जिससे हमारे सेल क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है, इंजरी हो रही है, या तो फिर क्या इन्फेक्शन हो गया। जैसे कि मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हुआ, आदमी को एकदम से बुखार चढ़ता है, तो उसका मतलब सेल को पहले डैमेज किया जा रहा है, फिर पूरी बॉडी में आदमी को बुखार चढ़ता है। इन्फेक्शन आया, मान लीजिए कोई वायरस आ गया, उसने क्या इन्फेक्शन किया, कोई बैक्टीरिया आ गया उसने इन्फेक्शन कर दिया, समझ रहे, टाइफाइड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरिया हमारे सेल को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, उनको उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, फिर बुखार भी चढ़ता है और दिक्कतें होती है बहुत सारी, समझ रहे हैं। तो अब इनकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आपको एक चीज दिखेगी, क्या कहते हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्टिव, क्या है, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दे रहा हूं, अगर वो नहीं समझाऊं तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, समझ रहे हैं। तो किसी को बुखार होता है, दर्द होता है, तो वो कैसे होता है, पहले इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए आप। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेल है, ठीक है ना, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये किससे बना रहता है, फॉस्फोलिपिड। ये मान लीजिए ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है ना, दोनों साइड से फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस और लिपिड, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मेन कंपोनेंट होते हैं फॉस्फोरस और लिपिड, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। उसकी बाई लेयर होती है, यानी एक लेयर इधर से, एक लेयर इधर से, एक लेयर इधर से और इधर से, ठीक समझ रहे हैं, इधर से भी और इधर से। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर की ये पूरी क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी रहती है, ठीक। अब जब इन्फेक्शन होता है या कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जो मतलब इसको इरिटेट कर रहा है, तो एक होता है फोस्फोलाइपेज एंजाइम। क्या होता है, फोस्फोलाइपेज एंजाइम, जो इस पे अटैक करने लगता है, ठीक है ना। फोस्फोलिपिड है, उससे याद रखिए फोस्फोलाइपेज एंजाइम। क्या है, फोस्फोलाइपेज एंजाइम, इस पे जब अटैक करता है तो ये क्या बनाते हैं, अरेकिडोनिक एसिड। क्या है, अरेकिडोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है ना। जब फोस्फोलाइपेज इन पे अटैक करता है तो क्या बनता है, अरेकिडोनिक एसिड बनता है। यही अरेकिडोनिक एसिड क्या होता है, फिर दूसरे एंजाइम से मिलता है, एक होता है कोक्स एंजाइम और एक होता है लोक्स एंजाइम, ठीक है ना। इसको तो छोड़ दीजिए, इस पे जाना नहीं है हमको, हम लोग इसी पे बात करेंगे, ठीक है ना, इसी से मतलब है। कोक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजेनेज। क्या है, साइक्लोऑक्सीजेनेज, कोक्स का मतलब फुल फॉर्म है इसका, ठीक है। अब ये कई तरीके के होते हैं, कोक्स 1 या कोक्स 2, हमको दो ही पे ध्यान देना है, कोक्स 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो साइक्लोऑक्सीजेनेज एंजाइम है, एक होता है कोक्स 1 और एक होता है कोक्स 2। अब ये जो एंजाइम है ना, ये हमारे काम का होता है। जो एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर, ये साइक्लोऑक्सीजेनेज, ये हमारे काम के होते, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकेंड हो, समझ रहे हैं ना। अब ये जो होता है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये हमारे क्या कहते हैं, रीनल सिस्टम में काम करता है, हमारे प्लेटलेट्स के बनाने में काम करता है, हमारा जो क्या कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्टोमक के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। कैसे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। खास तौर से जो कोक्स 1 है, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में काम करता है। अब एक तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, समझ रहे हैं, हमारा स्टोमक का, एक तो मान लीजिए हमारा स्टोमक है, तो यहाँ से ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से म्यूकस निकलता रहता है, जैसा कि आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन और क्या निकलता है, यहाँ पे आता है, तो इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, समझ रहे हो ना, एक तरीके से। और ये क्या, एक लेयर समझ लीजिए और बना दे रहा है, या किसी भी दूसरी तरीके से जो हमारा मेम्ब्रेन है उस पर काम करता है, ठीक है ना, उसको बचाता है। किससे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ठीक है ना, HCl इस पे अटैक ना कर पाए, HCl इस पे अटैक ना कर पाए, तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एक तो म्यूकस जो वहां पे निकलता है वो, और दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ से बनता है, हमारा कोक्स 1 जो इनहिबिटर, जो कोक्स 1 एंजाइम है वो बनवाता है। इसको हम लोग PG बोलते हैं, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन को आप PG याद रखिए, PG। तो ये PG क्या करता है, यहाँ पे भी काम करता है। अब ध्यान देना कि जब ये अरेकिडोनिक एसिड इनसे मिलता है ना, कोक्स 1 या कोक्स 2 से, तो फिर क्या होता है, आदमी को दर्द होता है, फीवर होता है, बुखार चढ़ता है, समझ रहे हैं ना। जब ये अरेकिडोनिक एसिड इनसे मिलता है तब आदमी को क्या होता है, बुखार होता है,
क्या कहते हैं, दर्द होता है, फीवर होता है, रेडनेस होता है, ये सारी दिक्कतें होती हैं, समझ रहे हैं ना। कब? जब ये एराकिडोनिक इनसे मिलता है, कोक्स एंजाइम से, और खास तौर से किससे? कोक्स-2 से। जब कोक्स-2 से मिलेगा तब आदमी को दर्द होगा, फीवर होगा, समझ रहे हैं ना, बुखार चढ़ता है, दिक्कतें होती हैं, रेडनेस हो जाता है। कब? जब कोक्स-2 से मिलता है। अब ये जो दवाएं हैं आपकी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो कहाँ पे काम करती हैं? आप देख रहे हैं नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। तो ये जो दवा है आपकी, ये सारी जो यहाँ तक की जो दवाएं हैं, ये किस पे काम करती हैं? आपके इस पूरे पे। ये आपका जो कोक्स एंजाइम है, चाहे कोक्स-1 हो चाहे कोक्स-2, नॉन सेलेक्टिवली, ये ना नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, ये कोक्स-1 पे भी काम करती है, कोक्स-2 पे काम करती है, दोनों को ब्लॉक कर देती हैं। एराकिडोनिक एसिड इनसे मिलने आता है लेकिन नहीं मिल पाता है, तो आदमी को फिर क्या होता है? बुखार का, जैसे मान लीजिए हमने दवा खा ली, तो अब ये एराकिडोनिक एसिड बन तो रहा है लेकिन इससे मिल नहीं पा रहा है, तो बुखार वगैरह नहीं होगा। लेकिन समझ रहे हैं दिक्कत क्या हो रही है? हम जब दवा दे रहे हैं तो ये कोक्स-1 भी जो क्या है, ब्लॉक हो जा रहा है। जब हम ये दवाएं दे रहे हैं, मान लीजिए एस्पिरिन दे दिया हमने, आइबुप्रोफेन खूब चलती है दे दी हमने, या डाइक्लोफेनेक दे दिया हमने, समझ रहे हैं, या आप क्या कहते हैं पैरासीटामोल देते हैं, तो वो जो दवाएं होती है दोनों पे काम करती हैं, दोनों के कोक्स-1 और कोक्स-2 दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। तो अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा था, जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा था, वो भी तो रुक जाएगा। समझ में आ रही बात? जब हम लोग इसको पूरे को ब्लॉक करेंगे तो ये जो पीजी इस पे यहाँ पे काम कर रहा था, एक प्रोटेक्शन दे रहा था, वो भी तो रुक जाती है। तो इसीलिए जब हम लोग ये दवाएं देते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो साथ में हम लोग कोई गैस की दवा देते हैं। आपने सुना होगा रेनिटिडीन देते हैं, या क्या कहते हैं ओमिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, तो ये सब दवाएं देते हैं ताकि यहाँ से एसिड का जो सिक्रेशन उसको कम कर दे। एसिड का सिक्रेशन क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि हमारे जो क्या कहते हैं ये मेम्ब्रेन है स्टोमक का, तो उस पर कोई डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना होने पाए। समझ में आ रहा है? गैस की दवा इसलिए नहीं देते कि गैस न बने, वो एसिड के सिक्रेशन वो कम कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। वो एक अलग वो भी एक पर्पज है कि जब कई सारी दवाएं आदमी खाता है तो गैस वगैरह बनने लगते हैं, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, आदमी को दर्द होने लगता है, एक वो चीज़ है। लेकिन ये भी मतलब सामने रखा जाता है कि जब हम लोग ये सब दवाएं देते हैं तो साथ में आपको क्या है, गैस वाली दवा देनी है जो कि एसिड के सिक्रेशन को कम कर रही हैं, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, जैसे रेंटेक आता है, और क्या कहते हैं एसिलॉक करके आता है, ओमिप्राजोल के कई सारे ब्रांड आते हैं, समझ रहे हैं ना, पेंजोल और पता नहीं क्या क्या, तो मुझे ब्रांड इतने याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप दूसरा देख रहे हैं सिलेक्टिव कोक्स या प्रिफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर्स। तो ये जो दवाएं होती हैं वो सिर्फ इसको ब्लॉक करती हैं, यानी कोक्स-2 को, इसको ब्लॉक करेंगे सिर्फ। ये जो दवा देख रहे हैं प्रिफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर या सिलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर, तो वो सिर्फ इस पे काम करेंगे, इसको छोड़ देंगी, तो इसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस हो रहा था या और भी जो इसके दूसरे फंक्शन थे वो अपने क्या है, मतलब क्या कंटिन्यूअस रहेंगे, जारी रहेंगे, तो दिक्कत नहीं होती है, समझ रहे हो। तो कई सारी कंडीशन ऐसी आती है जिसमें हम लोग सिलेक्टिव दवा देते हैं ताकि मान लीजिए इसमें दिक्कत ना हो। अगर ये आप नहीं देते हैं साथ में, मान लीजिए आप ये सब दवाएं दे रहे हैं जो दोनों पे काम कर रही हैं और आप साथ में गैस की दवा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत क्या हो सकती है, आदमी को अल्सर होने के चांसेस होते हैं। क्या हो जाएगा, आदमी लंबे समय तक दवा खा रहा है, पैरासीटामोल 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 खाते हैं ना बहुत सारे लोग, वही खाए जा रहे, तो फिर क्या होगा, इसको ब्लॉक कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोटेक्शन कम होगा तो फिर एसिड का अटैक होगा और फिर क्या हो जाएगा, वहां पे इंजरी हो जाएगी, वही तो अल्सर होता है। अल्सर में क्या जख्म हो जाता है, तो वो अल्सर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए जो पैरासीटामोल लोग दबा के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते लोग जानते नहीं है, तो वो क्या है, सिर्फ पैरासीटामोल नहीं खाना, जो भी है उसको सजेस्ट करना भाई साथ में ये दवा भी खाओ आप गैस वाली। तो ये सारा जो अभी हमने ये किया, इसके बाद आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी से इसको हम लोग कर लेते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में जो कौन कौन से आते हैं, तो आपका एक आता है सैलिसिलेट्स। क्या आता है, सैलिसिलेट्स। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ एक एक लिया है। एस्पिरिन हो गया, ठीक है ना, ऐसे क्या पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में आ जाता है आपका फेनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है ना, पायराजोलोन डेरिवेटिव्स में आ जाएगा फेनाइल ब्यूटाजोन, और इंडोल डेरिवेटिव्स में आ जाएगा आपका इंडोमेथासिन, ठीक है, और आ जाएगा आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आइबुप्रोफेन, इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली दवा है। और एरिल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाएगा आपको डाइक्लोफेनाक, ठीक है ना, क्या आ जाएगा डाइक्लोफेनाक। और क्या है, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आ जाएगा आपका पायरोक्सिकैम। और प्रिफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर में आ जाएगा निमेसुलाइड, ये भी काफ़ी यूज होने वाली दवा है, ठीक है ना। सोमो करके एक दवा आती है, सोमो आपने सुना होगा दर्द के लिए, हालांकि बहुत इसका साइड इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, उस पर लिखा भी रहता है वार्निंग में, आप देखिएगा पढ़ के। अगर किसी ने आज तक ये दवा खाई है तो जाए और उसके बाद उस पर जो वार्निंग लिखी है उसको ज़रूर देखे और आगे कमेंट करके बताए कि वार्निंग में क्या लिखा है। बहुत खतरनाक दवा होती है ये, डेंजरस।
ठीक है ना। मिलोक्सिकैम भी इसका एग्जाम्पल है। अगर लंबे समय तक, इसीलिए कहते हैं कि बिना डॉक्टर के परमिशन के वैसे ही इसको नहीं खाना चाहिए। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में आ जाता है आपका सेलिकोक्सिब, रोफिकोक्सिब, ठीक है ना, वाल्डेकोक्सिब भी आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, कई बार पूछ लेता है सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर के एग्जाम्पल बताइए, तो सेलिकोक्सिब, रोफिकोक्सिब, वाल्डेकोक्सिब। हम लोग पढ़ेंगे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। वो जो दवाएं हम लोगों ने पढ़ी है ना, उनमें क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ज़्यादा है। क्या है, उनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, और वो एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम करते हैं। और ये जो दवाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक, मतलब और क्या है, एंटीपायरेसिस के तौर पे भी काम करती हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी इनके अंदर। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो बुखार को, फीवर को कम करे, पायरेटिक, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक मतलब जो फीवर के अगेंस्ट काम करने वाली दवाएं होती है उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। और इन्फ्लामेशन यानी सूजन वगैरह को कम करने के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। तो उसका एक क्लासिफिकेशन है पैरा अमीनोफेनोल डेरिवेटिव्स, पैरा अमीनोफेनोल डेरिवेटिव्स। तो उसका एग्जांपल पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल असल में क्या था, ब्रांड नेम था। क्या था, ब्रांड नेम था। असल में इसका जो केमिकल नेम है, कॉमन केमिकल नेम की बात कर रहे हैं। एक तो एक होता है आईपैक केमिकल नेम, वो एक अलग होता है, कॉमन नेमिंग होती है, ठीक है ना। तो इसका जो कॉमन नेम था, केमिकल नेम, वो था एसिटामिनोफेन। ये क्वेश्चन पूछा चुका है। तो असल क्या नाम था इसका, एसिटामिनोफेन। लेकिन ये ब्रांड इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि अब लोग इसको भूल गए और इसी को मतलब क्या तरीके से अब केमिकल नेम के तौर पे जाना जाता है। दूसरा आपका है पैराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें आता है मेटामिजोल। क्या है, मेटामिजोल। तो ये जो दवाएं होती है एंटीपायरेटिक भी हैं, और लेकिन क्या है, इनके जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है वो थोड़ा कम है। एनाल्जेसिक के तौर पे मॉडरेट और माइल्ड, थोड़ा बहुत दर्द है, थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें इनको यूज़ किया जाता है। ज़्यादा दर्द है तो वो उससे पहले वाली दवाएं यूज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा दर्द है तो फिर आप उसमें क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक वाली जो आपने पढ़ी ओपियोइड वाली दवाएं यूज़ करते हैं हम लोग। ओपियोइड के बहुत सारे क्या हैं, एक तो ओपियोइड क्या कहते हैं जो नेचुरल है, और एक बहुत सारी सिंथेटिक भी आ गई हैं, तो वो सबको यूज़ किया जाता है। अगर आप में से कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो एक दो दवाओं के तो ज़रूर नाम उसको याद होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मतलब दर्द के लिए, ज़्यादा दर्द के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं। अब इसका यूजेस क्या है, तो एनाल्जेसिया के लिए, दर्द के लिए इसको यूज़ किया जाता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को। तो जैसे कि हेडेक हो गया, सर में दर्द हो गया, दांतों में दर्द हो गया, और क्या मसल्स में दर्द होता है, ठीक है ना, तो आदमी कहता है बदन में दर्द हो रहा है तो उसमें यूज हम लोग देंगे ये, ठीक है ना। कौन सी, जो ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, मेटामिजोल हो गया, ये सारी दवाएं दे सकते हैं इसमें। अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस मतलब ये जो हमारे हड्डियों में दर्द होता है ना, खास तौर से घुटनों में जो दर्द होता है, ठीक है ना, सूजन हो जाता है घुटनों के अंदर, ज्वाइंट्स, समझ ना, ज्वाइंट्स में जो दर्द होता है घुटनों में, हाथ के ज्वाइंट्स में, और भी जहाँ पे भी, तो उसको बोलते हैं अर्थराइटिस। अब ये अलग अलग टाइप के अर्थराइटिस हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, या क्या कहते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। और अर्थराइटिस में आ जाता है आपका एक क्या कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो लंबी हड्डियां होती है, ये जो स्पाइन वाली हड्डियां आपकी रीढ़ की हड्डियां होती है, उसमें सूजन वगैरह हो जाता है, दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और क्या बर्साइटिस होता है, यानी जो हमारी जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स होते हैं, ये क्या हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इनके पास में ना छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटे छोटे सेक्स होते हैं। सेक मतलब थैले, जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तो ये क्या करते हैं, कुशन का काम करते हैं, इनको सहारा देते हैं, समझे ना, हड्डियों को, ताकि ये डैमेज ना हो, समझे। तो वो होते हैं, उनको बर्स बोलते हैं, बर्सिस। तो बर्सिस के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं बर्साइटिस। अब ये देख रहे हैं ना, आइटिस ये आ रहा है, आइटिस, इसका मतलब ये है कि सूजन है। आइटिस जहाँ भी आए तो समझ लेना वहाँ पे क्या है, सूजन है। जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं राइटिस आ रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे बर्साइटिस आ रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस आ रहा है। तो ये समझिए जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे समझिए क्या है, सूजन है, समझ रहे हैं, क्या है, सूजन है, ठीक है ना। और ये अर्थराइटिस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अर्थराइटिस मतलब हड्डियों का जो दर्द होता है, जोड़ों का जो दर्द होता है, समझ रहे हैं। माइग्रेन में भी इसको देते हैं, आधे सर का दर्द होता है। डिसमेनोरिया होता है, उसमें भी देते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, यानी कि क्या कहते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे या उससे पहले जो दर्द होता है, क्रैम्प होता है ना, उस क्रैम्प में, उस दर्द के अंदर, उस मरोड़ के अंदर जो दवा देते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसमेनोरिया। क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसमेनोरिया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे होता है। तो उसमें भी ये दवाएं हम लोग देते हैं, ठीक है ना। अब आपके सिलेबस में ये दवाओं को दे रखा है याद करने के लिए, तो इनको याद कर लेना। यहाँ से पूछ सकता है कि भाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के एग्जांपल्स बताइए,
क्लासिफिकेशन भी पूछता है और कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है। तो एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इनके क्या आपको स्ट्रक्चर देखना है। पायरोक्सिकेम हो गया, क्या कहते हैं सेलिकोक्सिब हो गया, मेफिनेमिक एसिड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और क्या है एसिक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक पढ़ा आपने, एसिक्लोफेनेक, ठीक है ना, उसी कैटेगरी की दवा है। अब ये जो एस्पिरिन है इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन वही सेम है, पुराना वाला है, कुछ आपको उसमें चेंज नहीं करना है। टेबलेट्स आते हैं इसके, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं पॉपुलर ब्रांड नेम में आप याद कर लीजिए एक अर्थराइटिस पेन करके, ठीक है। डाइक्लोफेनेक है, तो सारी चीज़ें इसके भी सेम है। कैटाफ्लेम इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम यूज कर लीजिए, ठीक है ना, कैटाफ्लेम, ठीक है ना, या वोल्टारेन, कोई सा भी एक याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं कोई आ रहा तो उसी को डाल दीजिए सीधे। आइबुप्रोफेन इसका एक केमिकल नेम है और ये इसका क्या है स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम है। पॉपुलर ब्रांड में आप एडविल याद कर लीजिए, ठीक है ना, एडविल। आगे आपका क्या है पायरोक्सिकेम है, तो सारी चीज़ें सेम है। फेल्डेन इसका पॉपुलर ब्रांड नेम याद कर लीजिए, फेल्डेन, ठीक है ना, फेल्डेन। सेलिकोक्सिब है, तो ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है सेलिकोक्सिब, इसका पॉपुलर ब्रांड नेम आ जाता है सेलिब्रेक्स। क्या आ जाता है सेलिब्रेक्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेफिनेमिक एसिड, तो ये भी सारी चीज़ें सेम है। इसका एक पॉपुलर ब्रांड नेम यूज कर लीजिए पॉन्स्टेल। ये पॉपुलर ब्रांड है ना, बहुत सारे अलग अलग आते रहते हैं, ठीक है ना। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में दे नहीं रखा लेकिन पूछ लेता है, तो स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा पैरासीटामोल का, और ये इसका केमिकल नेम है। बाकी सारी चीज़ें सेम है इसका। तो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम में आ जाता है आपका कॉलपॉल आ जाता है, पैनाडोल आ जाता है, और टेनिनोल, और भी बहुत सारे हैं इसके, ठीक है ना। इसके जितने ब्रांड है मुझे लगता है किसी के नहीं होंगे जितना के क्या कहते हैं पैरासीटामोल के आते हैं ब्रांड। और इसकी जेनेरिक दवाएं भी खूब आती हैं, समझ रहे हैं ना। पैरासीटामोल सस्ता क्यों 1 रुपये में क्यों पड़ जाता है, इसकी जेनेरिक खूब बन गई हैं तो इसलिए सस्ता पड़ता है ये, ठीक है ना। एसिक्लोफेनेक है, तो इसका एक क्या कहते हैं आप पॉपुलर ब्रांड नेम याद कर लीजिए एबडाल, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आती हैं, या एक्लोनेक SR याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एनाल्जेसिक विद एग्जांपल एंड यूजेस, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, गिव द यूजेस ऑफ, उसके बाद गिव द यूजेस ऑफ एनसेट्स, इसके यूजेस क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है स्ट्रक्चर पूछ सकता है, और केमिकल नेम, ठीक है ना, किसका एस्पिरिन का, आइबुप्रोफेन का देख लीजिए, ठीक है ना। पैरासीटामोल इसका छोड़ दीजिए, डाइक्लो का नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 का देख लीजिएगा, एस्पिरिन का और आइबुप्रोफेन का, और टाइम मिले तो पैरासीटामोल बाद में, ठीक है। उसके बाद गिव द केमिकल नेम्स ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है ना। डाइक्लोफेनेक छोड़ दीजिए, आइबुप्रोफेन देख लीजिए। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, केमिकल नेम उन्हीं का पूछता है, केमिकल नेम उन्हीं का पूछता है जिसपे स्टार मार्क लगा हुआ है, और केमिकल स्ट्रक्चर भी उन्हीं का पूछता है, ठीक है ना। तो जिनका केमिकल स्ट्रक्चर पूछता है उन्हीं का केमिकल नेम भी पूछेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ पूछे, हो सकता है कभी केमिकल स्ट्रक्चर पूछ लिया और कभी केमिकल नेम पूछ लिया। तो जितनी दवाएं सबका केमिकल नेम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ जो स्टार मार्क वाले हैं उन्हीं के केमिकल नेम जो मेन से उनके याद कर लीजिए। तो ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियोस से आपको फायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सअप चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है उसको लाइक कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया है उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ या लाइव आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।